Hello, guys, a very good evening and a very warm welcome to all of you to the session of your grade 10 जहाँ पर आज हम आपके ग्रेड 10 का जो चैप्टर है दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये दोनों भी हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 दोनों भी आज कवर होने वाला है। द रीज़न वाई दिस क्लास इज नॉट बीइंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है कि सारे देश में बारिश का बहुत ज़्यादा कहर मच रहा है हर जगह पे, स्पेशली महाराष्ट्र में भी। रिसेंटली मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। कई सारे महाराष्ट्र के हिस्सों में भारी बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर बैंगलोर जो कर्नाटका की राजधानी है, इस शहर में भी बारिश का बहुत ज़्यादा कहर बरस रहा है। एंड इसी कारण बारिश का इतना ज़्यादा कहर बरसने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती है। और बिजली की कटौती के कारण अगर मैं ये क्लास लाइव लूँ और क्लास के दौरान अगर बिजली चली जाती है और इन्वर्टर ख़त्म हो जाता है तो आप लोगों का जो क्लास का एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा, एंड जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए आई एम टेकिंग दिस क्लास रिकॉर्डेड ताकि आप लोगों को 2 क्लासेस का एक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी बिकॉज यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल साइकिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ आप सभी का आपके ग्रेड 10 के चैप्टर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में स्वागत है। मेरा नाम है प्रितेश, आई एम योर होस्ट, योर दोस्त एंड अ प्राउड एजुकेटर फ्रॉम एन अकेडमी, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो आज का ये जो चैप्टर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले साइकिल्स ऑपरेटेड इन द इन्वायरमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस के बारे में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपकी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। राइट, ये जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं इनमें आती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, रॉक साइकिल एट्सेट्रा। फिर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बारे में कि क्यों वो ज़रूरी है और कैसे हमारी ज़िंदगी पर उसका इतना ज़्यादा असर हो रहा है। फिर हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि उनमें सबसे पहला है पोल्यूशन और पोल्यूशन क्यों हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे द नीड टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, हम उसके लिए हम लोगों ने क्या कदम उठाए हैं और किस तरह से लोगों ने एक साथ आकर इन्वायरमेंट को समय समय पर बचाया है। हम फिर करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी क्विज और फिर हम पूरे सेशन को समराइज करेंगे एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू पार्ट 3 एज वेल। राइट, तो लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को जल्दी से जाकर एक बिग फैट थम्स अप दे दें। उसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और इस वीडियो को शेयर करें। राइट, मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मैं, अजय भैया, जूही दीदी, हम सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम सभी जी जान लगा रहे हैं कि आप लोगों का जो सीखने का तरीका हो, जो सीखने का अनुभव हो, वो बेहतर से बेहतर होता जाए। एंड इसके लिए इस चैनल को और हमें आप लोगों के सहायता की, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो आप तभी दिखा सकते हैं जब आप लोग सब्सक्राइब करें। तो हो सकता है जो ये सेशन देख रहे हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन उनका क्या जिन तक अभी तक ये संदेश नहीं पहुंचा है। और इसलिए मैंने और अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड स्कॉलर्स की टीम ने एक कैंपेन शुरू किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सा वो कैंपेन है, और उस कैंपेन का नाम है हैश टैग ईच वन गेट वन। यानी कि मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग बस एक और सब्सक्राइबर लेके आएँ, आप सभी लोग बस एक और सब्सक्राइबर लेके आएँ, ताकि हमारी ये जो 3000 की अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड स्कॉलर्स की फैमिली है ये एक दिन में ही डबल हो जाए। राइट, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। पहले हम करेंगे पार्ट 2 और फिर हम शुरू करेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं जिसमें हम बात करते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की। तो ये जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे पर्यावरण का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। लेकिन अगर आप ये शब्द को देखें, बायो, जियो और केमिकल, तो बायो का तो अर्थ हो गया आपका लाइफ, जियो का अर्थ हो गया सिम कार्ड नहीं, जियो का अर्थ हो गया हमारी अर्थ। राइट, और जो केमिकल हैं वो तो रह गए हमारे रसायन यानी कि केमिकल्स। तो हमारी अर्थ पर, हमारे अर्थ के सारे जीवित
हमारे अर्थ के सारे जीवित कंपोनेंट्स और सारे रसायनों के बीच में जो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। और ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है गैशियस, जो ज़्यादा फास्ट है, जिसमें होता है कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। और फिर होती है सेडिमेंट्री, जो गैशियस जो सॉलिड कंपोनेंट्स में होती है, जैसे कि है आपका सल्फर, फास्फोरस एंड द रॉक साइकिल। अब ये जो बायो जियोकेमिकल साइकिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इकोसिस्टम की, हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन क्यों ये बायो जियोकेमिकल साइकिल ज़रूरी है, इनकी ज़रूरत हमें क्या है? तो अगर मैं सबसे पहले वाटर की बात करूं, तो आप लोगों को पता है कि जल से ही जीवन है। आप लोगों को पता है कि जल से ही जीवन है, ठीक है, यानी कि वाटर इज लाइफ एंड जल से ही हमारा जीवन है। तो पानी की ज़रूरत चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, या चाहे इंसान हो, हम सभी को पानी की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप लोगों को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के ऊपर प्लांट्स डिपेंड होके बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस से खाना, और पेड़ पौधों पर हम लोग डिपेंडेंट है, तो इसलिए अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फिर हम बात करते हैं फास्फोरस की, पोटेशियम की, नाइट्रोजन की। तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि जब हम प्लांट फर्टिलाइजर की बात करें या प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात करें, तो इनमें सबसे पहला आता है फर्टिलाइजर, और उन फर्टिलाइजर में भी सबसे अव्वल नंबर पर है हमारे पास एनपीके सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पर है। और एनपीके ही वो ऐसा एनपीके वो फर्टिलाइजर है जिससे प्लांट को ग्रोथ, कलर, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, लीफिंग सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। और हम लोगों को क्या, यानी एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो एनिमल्स को ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की, जो भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। और प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स और सारे हर्बीवोर, ओमनीवोर और कार्निवोर, सारे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, यानी कि बेसिकली सारे लाइफ फॉर्म्स की जब डेथ होती है तो वो भी डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स को रिलीज करते हैं, जो सॉइल के साथ मिक्स होकर दोबारा से जो हमारा कॉम्पोजिशन है प्लैनेट का, इन्वायरमेंट का, उसको मेंटेन रखते हैं। मसलन अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी जो अर्थ की एयर है उसमें हमारे पास है 78% नाइट्रोजन। अब ये जो 78% नाइट्रोजन है ये कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। ये क्यों 78 ही बना रहता है? क्योंकि जो यूज़ हो रहा है वो वापस इन्वायरमेंट में आ भी रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास 20% ऑक्सीजन है तो वो 20% ऑक्सीजन कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो बैलेंस है, ये जो चीज़ों का बैलेंस मेंटेन रहता है, ये बैलेंस मेंटेन रहता है सिर्फ और सिर्फ बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की वजह से, ठीक है। अब cycles operated in the environment are, we have got the nitrogen cycle, oxygen cycle, carbon cycle, phosphorus cycle, potassium cycle, sulfur cycle, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे निकलेंगे कौन कौन सी साइकिल्स है हमारे पास। तो वी हैव गॉट कार्बन साइकिल, द नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, है ना। गैसियस साइकिल कौन कौन सी है? वाटर साइकिल, ठीक है। और इसके बाद हमारी ये हो गई सारी गैसियस साइकिल। अगर हम सेडिमेंट्री साइकिल्स की बात करें तो हमारे पास है फॉस्फोरस, हमारे पास है सल्फर और हमारे पास है पोटेशियम। तो ये जो तीनों हैं ये हो गई हमारी सेडिमेंट्री साइकिल्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ये, जैसा कि हमने देखा कि क्यों ये बायो जियोकेमिकल साइकिल ज़रूरी है, तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये बनी रहे, इसलिए ये जो साइक्लिक मूवमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है वो बिल्कुल भी मेंटेन रहे, वो बिल्कुल भी मेंटेन रहे, ठीक है। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus continuously occurs on the earth and by the biogeochemical cycles the balance is always maintained। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि इन्हीं की वजह से जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, इन्हीं की वजह से जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि अगर इफ द इन्वायरमेंट इज इन द पुअर कंडीशन देन ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, कि अगर इन्वायरमेंट पुअर कंडीशन में रहा तो जो इंसानों की प्रेजेंस है इस अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए
हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आसपास के जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए, अपने आसपास के पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हमें इन्वायरमेंट को स्टेबल और नॉन पोल्यूटेड रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो एक संस्कृत में बहुत ही अच्छी सेइंग है, राइट, जो हम सभी को ना सिर्फ पता होनी चाहिए लेकिन हमें फॉलो भी करनी चाहिए। और उस सेइंग का नाम है वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि इस धरती, ये जो पूरी धरती है, जो पूरी वसुधा है, ये जो पूरी धरा है, ये पूरी की पूरी धरती मेरी फैमिली है, मेरा कुटुंब है। और इसको बचाने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए मुझसे जो कुछ बन पाता है वो मुझे ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि एक इंसान अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए मेहनत करता है, लड़ता झगड़ता है और जो उससे बन पाता है वो सब कुछ करता है, उसी तरह से ये पूरी धरती, ये मेरा ही हिस्सा है, ये मेरा ही परिवार है। और इस धरती पर रहने वाले सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे, सारे इंसानों की तरफ भी मेरा वही कर्तव्य बनता है कि उनको बचाने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए मुझसे जो बन पाता है वो मैं ज़रूर करूं। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब अगर मैं पर्यावरण संरक्षण की बात करूं, यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, तो नैसर्गिक और अनैसर्गिक या नैसर्गिक या मानवीय कारणों की वजह से हमारे धरती पर बहुत ज़्यादा पर्यावरण स्तर पर जो है वो कठिनाइयाँ आई हैं। और ये कठिनाइयाँ हमारी ही वजह से आई है। तो अगर हमने इन कठिनाइयों के लिए कुछ नहीं किया, अगर हमने इस पर्यावरण पर आने वाले संकटों को नहीं रोका, या इस पर्यावरण पर आने वाली जो भी नैसर्गिक और अनैसर्गिक कारणों की वजह से कठिनाइयों को कम नहीं किया, तो हमारा ही जीवन इस पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दिन रात मेहनत करें, हम हमारे पर्यावरण की और जागरूक रहें और हमसे जो कुछ बन पाता है हम वो ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमें हमारे पास जो भी हमारे पास नैसर्गिक रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारे पास है आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, उन सभी को हमें बचाकर रखना चाहिए। उन सभी को हमें आगे आने वाले जो जनरेशन है, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए हमें उनका संरक्षण कर ताकि सभी पीढ़ियां, सभी लोग उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। हमें इस तरह से पर्यावरण में उपलब्ध जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग करना चाहिए। The natural as well as artificial man-made factors affect the environment. तो आज चाहे नैसर्गिक नैसर्गिक सिचुएशन हो, घटनाएं हो, जैसे कि किसी वोल्केनो या का फटना, या फिर जंगल में आग लग जाना, या फिर किसी सुनामी या बाढ़ का आना, या फिर बादल का फटना, तो जैसे नैसर्गिक कारणों की वजह से पर्यावरण पर असर पड़ता है, उसी प्रकार से मानवीय कारण की तो जो यादी है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। जो जो इतने सारे कारण हैं मानवीय, जैसे कि प्रदूषण है, और जैसे कि प्लास्टिक को जलाना है, प्लास्टिक है ना, कचरा, कूड़ा कचरा है, ये सभी हमारे पर्यावरण पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो उदाहरण स्वरूप, क्या आप जानते हैं कि, और क्योंकि मैं बैंगलोर से हूँ इसलिए मुझे बैंगलोर के बारे में ज़्यादा डे टू डे नॉलेज है, कि केवल बैंगलोर अकेले से 30,000 टन, ध्यान से सुनिए, 30,000 टन प्लास्टिक के टुकड़े, यानी कि आपको पता है कि जो हमारा ये होता है मिल्क पैकेट होता है ना, तो ये सपोज अगर मेरा मिल्क पैकेट है तो मैं मिल्क पैकेट को कैसे तोड़ूंगा, तो मैं जब मिल्क पैकेट को काटता हूं तो मैं यहाँ से मिल्क पैकेट काट दूंगा एंड फिर मैं मिल्क पतीले में डालकर मिल्क गर्म कर लूंगा। तो ये जो बचा हुआ ये जो पैकेट है ये तो रिसाइकल हो जाता है, लेकिन ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा ना तो रिसाइकल हो सकता है, ना इसका और कुछ किया जा सकता है, इसको फेंकना ही पड़ता है। और इस प्रकार बैंगलोर में हर रोज 30,000 टन प्लास्टिक के टुकड़े फेंके जाते हैं। और सोचिए इनसे कितना ज्यादा प्रदूषण होगा। जो हमने ये बेसिक तो सीखा ही है कि एक है हमारे पास ऐसा कूड़ा कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है, जो पर्यावरण में मिक्स हो जाएगा, जिससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, और एक ऐसा है जो मिक्स नहीं होगा। तो जो मिक्स नहीं होगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम एज अ लैंडफिल यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब हम ऐसी सिचुएशन पर आ चुके हैं कि हमारे देश में लैंडफिल भी खत्म हो रहे हैं। कितना लैंडफिल करोगे, लैंडफिल भी खत्म होते जा रहे हैं। तो कहाँ डालेंगे कूड़ा कचरा।
WHO के सर्वे के हिसाब से हर एक व्यक्ति हर रोज 300 से 400 ग्राम कूड़ा और कचरा प्रोड्यूस करता है, राइट। तो आप सोचिए कि हमारे देश की आबादी कितनी है और हम कितना टनों का टन कचरा हर रोज प्रोड्यूस करते हैं, राइट। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की बात तो और ही रहने दीजिए, वो तो इससे भी कई गुना ज्यादा करते होंगे। तो इस तरह से हमें ही कदम उठाने पड़ेंगे, हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ही पर्यावरण है, ये हमारी ही धरती है, ये हमारी ही सड़क है, ये हमारा ही शहर है और ये हमारा ही देश है और ये हमारी ही दुनिया है ना। तो इसके लिए हमें इस धरती के प्रति हमारे जो भी फर्ज बनते हैं, जो भी कर्तव्य बनते हैं, उनको तो पहले हमें अच्छी तरह से जानकर समझना होगा और फिर हमें उनको अमल जरूर लाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पर्यावरण या फिर नैसर्गिक कारणों को देखें जिनकी वजह से पर्यावरण पर हानि आती है, तो हमारे पास है जंगलों में आग लगना, किसी भी ज्वालामुखी का फटना या फिर सुनामी आना या फिर बाढ़ का आना। उसी तरह से जब को बहुत ज़्यादा भारी भक्कम बारिश आती है या बादल फटता है तो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन भी हो जाता है, तो ये भी एक नेचुरल रीज़न है। तो इन सभी के वजह से ये जो सारे कारण हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे भारी भक्कम बारिश गुजरात में आई और कैसे जो गाय भैंसे थी वो बह रही थी पानी में। गाय और भैंस इतना ज्यादा वजनदार और मजबूत और इतना ज्यादा ताकतवर जानवर पानी में बह के जा रहा था। तो ये तो अगर आपको दिखाई दिया तो सोचिए जो छोटे छोटे जानवर हैं जैसे कि आपके जो डॉग्स हैं या फिर आपकी जो गोट्स हैं, उनका क्या होता होगा। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए एंड हमें बहुत हमें हमारे पर्यावरण की और हमें जो कुछ हमसे बन पाता है वो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो मानवीय कारण है उनको तो हम ज़रूर रोक सकते हैं, लेकिन ये नैसर्गिक कारण का क्या करें, ये नैसर्गिक कारण का क्या करें। तो इसलिए हमें क्यों ये हो रहा है, क्यों इतनी भारी भक्कम बारिश हो रही है, क्यों टमाटर के भाव आज 150-200 रुपए हो चुके हैं किलो। टमाटर जैसी चीज़ जो 10-10 15-15 रुपए किलो में मिलती थी, आज वो 100-150 रुपए किलो में क्यों मिल रही है। क्योंकि पर्यावरण में, क्योंकि वातावरण में, क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहा है। और मौसम में बदलाव क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर सारी उंगलियाँ सिर्फ हमारी तरफ जाती है। हमारी ही हरकतों की वजह से, हमारे ही एक्शंस की वजह से, हमारे ही प्रदूषण, प्लास्टिक, इन सब की वजह से आज मौसम में बदलाव है और नतीजा आप सबके सामने है। तो नैसर्गिक कारणों को ज़रूर हम रोक नहीं सकते या उनका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो कम हो इसके लिए ज़रूर हम कदम उठा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब हमने सन 2020-2021 में पैंडेमिक देखा, तब हमने देखा कि कैसे बिल्कुल सड़क पर गाड़ियां नहीं होने की वजह से कैसे हमारी धरती हील होती जा रही थी। मुंबई जैसा शहर जो इतना ज़्यादा प्रदूषित है, वहाँ पर फ्लैमिंगो स्पॉट हुए थे, सड़कों पर डियर दिख रहे थे, ये धरती जैसे जन्नत बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि इंसानों ने अपनी एक्टिविटीज़ रोक दी थी और इस तरह से तुरंत एक 6-8 महीने में ही धरती का बिल्कुल रंग रूप बदलने लग गया था। तो ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। आज धरती का ये जो रूप बन चुका है, उसके लिए हम ही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ठीक है। इसके अलावा जब हम मानवीय कारणों की तरफ देखें तो जैसा कि मैंने आपसे बात की कि इसकी लिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो मानवीय कारण में हमारे पास आता है एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ पर तो मतलब हमने कोई हद ही नहीं रखी, हमने हद इतनी ज़्यादा पार कर दी है कि हमारी ये जो सुंदर धरती है वो जिसको हम जब हमने मून से इस धरती को देखा तो हमें ब्लू दिखाई दिया और हमने इसका नाम रख दिया ब्लू प्लैनेट। लेकिन अब वो नामकरण दोबारा करना पड़ेगा, बिकॉज अब ये हो चुका है ब्लू प्लैनेट से ये बनता जा रहा है एक प्लास्टिक प्लैनेट। हर जगह प्लास्टिक है, हर जगह प्रदूषण है और इसलिए ये जो हमारा ब्लू प्लैनेट है, जो हमें चंद्र से जब हमने देखा तो हमें नीला दिखाई दिया और हमने इसका नाम रखा ब्लू प्लैनेट। अब ये प्लैनेट हमें प्लास्टिक प्लैनेट के नाम से इसका हमें नामकरण कर देना चाहिए। तो चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या प्रदूषण हो या फिर अर्बनाइजेशन हो या हंटिंग हो, पोचिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो या फिर इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से आज चाहे नदियाँ हो या डैम्स हो या जंगल हो या डेजर्ट हो, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। हमने हर जगह जाकर हमने इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला दिया है कि आज आप कहीं भी जाओ, सुंदर से सुंदर जगह पर चले जाओ, अच्छा बहुत लगेगा, लेकिन जैसे ही नीचे देखोगे तो क्रश्ड बॉटल्स, नैपकिन्स,
चिप्स के पैकेट्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आपको पड़ी हुई मिलेगी, राइट। तो क्यों ऐसा हो रहा है? लोग इतने बदतमीजी से इंस्टाग्राम पर जा जा के वो रील डालते हैं, अनएक्सप्लोर्ड प्लेस, अनटच्ड प्लेस। भाई आप लोगों ने डिस्कवर किए तो प्लीज उसे अपने तक ही रखो, मत बताओ लोगों को कि ये अनटच्ड और ये अनडिस्कवर्ड है, क्योंकि लोग वहां जा जाकर कूड़ा कचरा ही फेंकने वाले हैं। कितनी सारी स्टोरीज रोज पढ़ने में आती है कि लोगों ने बीच पर से टनों का टन कचरा साफ किया, लोगों ने जंगलों में से जा जा के आज प्लास्टिक और कूड़ा कचरा जमा करके क्लीन किया। क्यों? क्योंकि इंसान जहां जाता है वहां गंदगी ही फैलाता है। क्या आपको पता है कि हाल ही में जब समंदर का एक ऐसा हिस्सा डिस्कवर किया गया, इतना डीप हिस्सा जहां तक आज सनलाइट तक नहीं पहुंचती, जहां तक कोई इंसान नहीं पहुंचा, जब ये डीप डाइवर समुंदर की उस गहराई तक पहुंचा जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है, उसको वहां पर क्या मिला होगा? उसको वहां पर मिला प्लास्टिक। यानी कि हमने इतना ज्यादा प्लास्टिक समंदर में फेंका है कि वो ऐसे कोनों तक पहुंच गया है जहां पर आज तक इंसान नहीं पहुंचा, वहां पर प्लास्टिक पहुंच गया। मतलब हमारे पहुंचने से पहले हमारी बनाई हुई चीज ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। तो इस हद तक हम लोगों ने धरती को और इस धरती के हर एक हिस्से को प्रदूषित किया है। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम लोग हमारी जो हरकतें हैं उनको हम दोबारा रिवर्स करें और इस धरती को बेहतर और हरा और सुंदर बनाएं। ठीक है, चलिए। तो आप देख सकते हैं ये हैं सारे मानवीय कारण जिनकी वजह से इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, जिनको हमें रोकने की ज़रूरत है। अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण क्या है? प्रदूषण एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी नेचुरल रिसोर्स को उपयोग के लायक नहीं रखती है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स दैट मेक्स इट अनफिट फॉर कंजम्पशन। जैसे पानी को इतना गंदा कर दो कि हम उसे इस्तेमाल ही ना कर पाए, हवा को इतना प्रदूषित कर दो कि हम सांस ही ना ले पाए, सॉइल को इतना प्रदूषित कर दो कि वो बिल्कुल ये बन जाए, रेगिस्तान बन जाए, उस पर एक घास, जंगली घास भी ना उग सके, है ना। इतनी आवाज कर दो कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाए, लोग बहरे हो जाएं, है ना। तो ये है प्रदूषण कि हम नेचुरल रिसोर्स को इतना ज्यादा कंटामिनेट कर दें कि वो इस्तेमाल के लिए ही ना रहे, हम उसका इस्तेमाल ही ना कर पाए, हम उसे इतना कंटामिनेट करें कि बिल्कुल वो हमारी इस धरती से खत्म हो जाए। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट पोल्यूशन। इट इज द environment is affected due to some natural factors of environment and some man-made factors such as pollution। एंड इसकी वजह से बिल्कुल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इन पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आता है। इट कैन हैपन बोथ नेचुरल एंड मैनमेड, लेकिन नेचुरल के जो मात्रा है वो बहुत कम है। Pollution contaminates and makes the unnecessary and unacceptable changes in the surrounding environment. This causes direct and indirect changes in the physical, chemical, and biological properties of air, water, and soil. These changes are usually harmful for all living beings, including humans. तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ना। तो हमें प्रदूषण को और प्रदूषण से जुड़े सारी हरकतों को बिल्कुल रोक देना चाहिए। तो क्यों प्रदूषण हो रहा है? बॉम्ब फटने की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से, फैक्ट्रीज के एफ्लुएंट्स की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और क्योंकि हम लोग, इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा लालची हो चुका है। उसकी जो लालच है, जो उसकी इच्छा है चीज़ों को प्राप्त करने की, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। अगर एक फैमिली है, उनके पास एक घर है, तो वो एक घर के बाद अब उनको और एक घर चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा चाहिए, फिर उनको फार्म हाउस चाहिए, फिर उनको हॉलीडे होम चाहिए, फिर उन्हें जंगलों में घर चाहिए, फिर उन्हें बीच पे घर चाहिए, फिर उन्हें रेगिस्तान में घर चाहिए, फिर उनको अभी चांद पे भी घर चाहिए, है ना। और पैसा इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, पैसे की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि लोग पैसा बनाते जा रहे हैं और प्रदूषण करते जा रहे हैं। पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, प्राणियों को मार रहे हैं, है ना। हर जगह पर इंसान अपनी प्रदूषण की छाप छोड़ता ही जा रहा है, चाहे वो चांद हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, या चाहे वो धरती का कोई भी कोना हो। ठीक है, तो ये था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 2। अब हम करेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे हमारे क्विजेस और समरी की ओर। तो जब हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 3 करते हैं तो यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इन्वायरमेंटल
कॉन्जर्वेशन। अब इन्वायरमेंटल कॉन्जर्वेशन में हम लोग बात करेंगे हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ऐसे कौन से लॉ गवर्नमेंट ने लाए हैं जिनकी वजह से पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के अलग अलग लेवल्स, सीक्रेट ग्रुव्स, आपने कांतारा मूवी तो देखी होगी, उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हियर विल बी टॉकिंग अबाउट कांतारा, ठीक है, जो सीक्रेट ग्रुव्स के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो पहले 25 थे लेकिन अब 34 हो चुके हैं। एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस इन द कंट्री, थ्रेटन स्पीशीज, एक होगी, उसके बाद एक क्विज होगी, एंड फिर हम सारे दोनों भी सेशंस को समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पर्यावरण संरक्षण की। तो जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सारी चीज़ों के लिए नेचर पे डिपेंड है, चाहे वो जो भी ह्यूमन बींग के बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड्स क्या है ये ह्यूमन के, ये तो सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन आर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ये तीनों भी उसको कहाँ से मिलते हैं? ये तीनों भी उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं। डायरेक्टली चाहे वो खुद बनाए तो उसके रॉ मटेरियल्स इन्वायरमेंट से आएंगे, या चाहे वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ले। अब जब इंसान को उसकी बेसिक चीज़ें ही पर्यावरण से मिल रही हैं, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि उसको जहाँ से खाना मिल रहा है उस चीज़ को वो बचा के रखे? हिंदी में कहावत है ना कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। तो भाई जहाँ से तुम्हें खाना मिल रहा है, जहाँ से तुम्हें रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, तुम उसी चीज़ को ख़त्म कर दोगे तो रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा कहाँ से? और जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 कारण हैं कि क्यों हमें संरक्षण करना चाहिए, और ये 3 कारण को हम लोग लिखेंगे इस तरह से। तो ये है नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। ठीक है, अगर मैं नैरोली यूटिलिटेरियन की बात करूं तो आज हमारे पास जितनी भी दवाइयां हैं उन दवाइयों में से 25% जो केमिकल्स हैं वो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं। तो 25% दवाइयाँ आज हमें प्लांट से डायरेक्टली मिलती है। मलेरिया किंकोना से ठीक होता है, ब्रोंकाइटिस के लिए हमारे पास अलग दवाई है, हमारे पास हाइपरटेंशन के लिए रेसरपाइन है, जो कि रोफोलिया वोमिटोरिया नाम के एक ऐसे पेड़ से आता है जो हिमालयन रीजन्स में मिलता है। हमें मिंट से मिलता है ना। तो इतने हमें 25% हमारी दवाइयाँ सीधे पेड़ पौधों से आती है ना। हमें ऑक्सीजन मिलता है, इतना ज़्यादा हम डिपेंडेंट है। हमें लेदर, टेक्सटाइल जो है वो हमें कॉटन से मिलता है। हमें लेदर किसी कारण से, पहली बात तो लेदर खरीदना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर लेदर मिल भी रहा है तो दैट लेदर शुड नॉट बी फ्रॉम टाइगर और लायन और क्रोकोडाइल स्किन, दैट लेदर शुड बी फ्रॉम मटन, बिकॉज पीपल आर ईटिंग मीट, तो वो गोट स्किन से लेदर बन सकता है। फ्रॉम शीप स्किन, बिकॉज शीप भी लोग खाते हैं तो उसकी स्किन से बन सकता है। तो जो एनिमल को लोग मीट के लिए मार रहे हैं, अगेन मीट ईटिंग इज अ वेरी वेरी बिग पोल्यूशन कॉजिंग रीजन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा। तो उन एनिमल्स का लेदर आज मार्केट में मिलता है। क्रोकोडाइल लेदर, लायन टाइगर लेदर, ये बिल्कुल भी बैन है। ठीक है, आइवरी बिल्कुल भी बैन है। तो ये हो गया नैरोली यूटिलिटेरियन कि भाई हमें वहां से मिल रहा है कुछ, है ना, बेसिक ट्रांजैक्शन है कि तू मुझे कुछ दे रहा है तो मैं तुझे बदले में कुछ दूं, तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे रहा है तो बदले में मैं तुझे रखूं तो जिस हालत में तू है, दैट इज नैरोली यूटिलिटेरियन। अगर हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की बात करें तो आप सोचिए अपने घर के सबसे पास क्या हॉस्पिटल चाहिए, सबसे पास के घर के हॉस्पिटल में चाहिए, और वहां पे पूछिए काउंटर पे कि अगर मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो कितने का मिलेगा, पूछिए जाकर। और फिर देखिए कि हमें ये फ्री में इन्वायरमेंट से मिल रहा है कैसे। फिर ये सोचिए कि पॉलिनेशन की वजह से आज हम जिंदा हैं, क्यों, कैसे, क्या, उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए। पॉलिनेशन की वजह से आज हम जिंदा हैं। और अगर सोचिए ये पॉलिनेशन नेचुरली ना हो और हमें इस पे पैसा लगाना पड़े, तो क्या भाव में हमको पड़ेगा, क्या भाव में पड़ेंगे हमको फल, क्या भाव में पड़ेंगे हमको फूल। ठीक है, तो अगर हम मनी वाइज भी देखें तो हमें इतना कुछ नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है कि उस नेचर को, उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हमें बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उस मुर्गी को काट देंगे तो सोने का अंडा मिलेगा कहाँ से, राइट। तो ये हो गया आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन।
और तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए वो है एथिकल। एथिकल यानी कि कुछ चीज़ों का भाव नहीं लगाया जा सकता। जैसे इमेजिन कीजिए, आंखें बंद कीजिए सभी, और इमेजिन कीजिए कि बारिश हो रही है, पहली बारिश पड़ रही है, हाथ में मेरे पकौड़े हैं, पुदीने की चटनी है, और वो जो बारिश की ठंडी ठंडी हवा और वो मिट्टी की खुशबू, क्या इस पे हम कोई भाव लगा सकते हैं? क्या आप सुबह सुबह ताज़ी हवा और उस कच्ची कच्ची धूप में जंगलों या पेड़ों के बीच में चलने पर आप मोल लगा सकते हैं? क्या आप शाम को किसी नदी या तालाब के किनारे बैठकर आराम से गर्मा गर्म मसाले वाला भुट्टा खा रहे हैं? क्या आप इस अनुभव पर कोई भाव लगा सकते हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर हम भाव लगा ही नहीं सकते। और उसी के साथ साथ हमारी एक इस पर्यावरण का एक छोटा सा, एकदम बिल्कुल तिल के दाने से भी छोटा सा, एक छोटा सा हिस्सा होने के नाते क्या हमारी इस पर्यावरण के और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर ये पर्यावरण पूरी तरह से हमें रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, आज हमारे सर पर छत है, खाने को खाना है और बदन पर कपड़ा है, अगर ये हमें पर्यावरण देता है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इस पर्यावरण के लिए कुछ करें? और ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करो, तुम बस मुझे रहने दो, मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दो। क्या आपको पता है कि अगर एक जंगल है जिसको काट दिया गया है और अगर आप उस जंगल को 20 साल ऐसे ही छोड़ दो, आपने जंगल काटा और आप बिल्कुल ऐसे छोड़ दो, आप उसको कुछ मत करो, ना वहां पे पेड़ लगाओ, ना बीज बो, ना पानी दो, कुछ मत करो, बस उसे ऐसे ही छोड़ दो, तो 20 साल में अपने आप वहां पर नया जंगल खड़ा हो जाएगा। तो जो पर्यावरण है वो आप में, वो खुद में भरपूर है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, पर आप उसे वैसे ही छोड़ो ना, उसे उसे आप खत्म क्यों कर रहे हो? और ये मत भूलो कि आप उसे खत्म कर रहे हो यानी कि आप अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल कर रहे हो, राइट? और जब आप उसे काटोगे तो आपके सोने के अंडे मिलने आपको बंद हो जाएंगे, है ना? तो ये जो रोटी कपड़ा मकान देने वाली जो ये खदान है, इसको अगर हम पूरी तरह खत्म कर देंगे तो ना तो हमें रोटी मिलेगी, ना कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेगा। और ये बात आप जरूर याद रखिए कि जब इंसान को भूख लगती है, जब पेट खाली होता है, तो वो इंसान से जानवर बन जाता है। वो अपना पेट भरने के लिए अपने सगे और अपने चाहने वाले, अपने करीबी सभी को खत्म करके अपना पेट भर सकता है। और इंसान ही इंसान के नरभक्षी बन जाता है, वो इंसान इंसान को खाने को दौड़ता है जब उसे भूख लगती है। और भूख कब लगती है? भूख तब लगती है जब खाना नहीं है, और खाना कब नहीं होगा? जब पर्यावरण नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका, अपने आपके चाहने वालों का, अपने इर्द गिर्द के जान जान पहचान वाले लोगों का और इस पूरी धरती का भला हो, तो आप भी इस धरती का भला कीजिए। कर भला तो हो भला। जब आप इस धरती के लिए कुछ करोगे तभी आपके लिए भी ये धरती बहुत कुछ करेगी रिटर्न में। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जब ज़रूरत नहीं है तब लाइट और पंखा बंद कर दीजिए, पानी का दुरुपयोग मत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें या ऑटो लें, है ना? हर एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आवश्यक है उतना ही पर्यावरण से लें और पर्यावरण को वापस भी ज़रूर करें। कभी कभी एटलीस्ट अपने बर्थडे पर साल में एक बार, है ना, या न्यू ईयर पर एक नया पेड़ लगाएं, है ना? इस पेड़ की देख रेख करें, उसको थोड़ा बड़ा होने तक उसकी देखभाल करें, फिर वो अपने आप खुद की देखभाल कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें करके हम ज़रूर पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हमारे देश में अलग अलग लॉज हैं, क्या हमारे देश में अलग अलग कानून हैं पर्यावरण और उसके कई सारे कंपोनेंट्स को बचाने का। तो सबसे पहला है मेरे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये जो वाइल्ड लाइफ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉर 1980, ठीक है। जैसे परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपलसरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बक्सार नाम के फॉरेस्ट हैं, बक्सार नाम के जंगल हैं मध्य प्रदेश में, और सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के थ्रू पता चला कि इस जंगल के नीचे हीरे की खदान है। इसके नीचे इतना सारा हीरा है, इतना सारा सोना है कि पूरी धरती के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो बस लोगों ने बोला हम जंगल काट रहे हैं, हम जंगल काटेंगे, उसको खोदेंगे, ख़त्म कर देंगे, सोना निकाल के बल्ले बल्ले करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि ये जो जंगल है यहाँ पर कुछ ऐसे केव्स हैं, कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जिन पर स्टोनेज मैन की, यानी कि आज से कम 3-4 हजार साल पहले की लिखावटें हैं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं, यहाँ पर आप लोग माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है,
ये वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड साइट है क्योंकि ये स्टोनेज मैन की लिखी हुई चीज़ें हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकर पढ़ाई करके हमें ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी स्टोनेज मैन के बारे में जिससे हमें ही फायदा होगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं, लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बस पैसों का जोर लगाया लोगों ने और अब गवर्नमेंट राजी हो चुकी है वहां पर माइनिंग करने के लिए। पर अब लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को पता करनी पड़ेगी, थोड़ा आप लोग भी पता कीजिए और मुझे बताइए कि क्या है लेटेस्ट हाल बक्सार के जंगलों के माइनिंग का। अगर आप बिना सरकार के अनुमति के माइनिंग करते हैं तो ये 15 दिन की जेल के लिए भी आपके लिए 15 दिन की जेल भी हो सकती है। उसके अलावा वी हैव द एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1986, जहाँ पर इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना एक गुनाह है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान या फैक्ट्री में से बिना गवर्नमेंट के लिमिट के या गवर्नमेंट ने जो लिमिट सेट की है उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप प्रदूषण करते हैं तो 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% ऑफ देम, यानी कि वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 100% ऑफ देम हैव नेवर बीन स्क्रूटिनाइज, हैव नेवर बीन स्क्रूटिनाइज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देश में जो कानून है वो तो बहुत बन जाते हैं, जो कानून है वो बहुत बन जाते हैं, जो जो लॉज हैं वो सारे बन जाते हैं, लेकिन उन्हें अमल कितना किया जाता है ये तो हमारे देश की जनता को ही पता है, ये तो हमारे कानून व्यवस्था को ही पता है, ये तो गवर्नमेंट सिविक बॉडीज को ही पता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी ताकि इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज चलते रहें। कंप्लीट बैन ऑन ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स, जो भी रेयर एनिमल्स हैं उनको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते हम, है ना। तो ये है। उसके अलावा कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स की स्किन का यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये जो वाइल्ड एनिमल्स की स्किन है, क्रोकोडाइल, इनके स्किन का बिल्कुल भी बैन है, वो लेदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ 2010 के बारे में कंप्लीट डिस्क्लोजर टू द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स एज पर क्लॉज 49C। तो जो भी हमारे पास ऑलरेडी आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि लेदर से बनी हुई चीज़ें या आइवरी से बनी हुई चीज़ें, जो भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें बिल्कुल भी उनके बारे में हमें गवर्नमेंट को बताना है कि कौन से हैं, कैसे हैं, क्योंकि अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा होता है यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। देयर आर वेरियस पनिशमेंट्स फॉर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु डिसोबे दिस लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले सारे प्रकार के जीव जंतु, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, फिर चाहे वो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सभी मिलाकर बनाते हैं हमारी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में हमारे पास 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा या 10,000 से ज़्यादा, हाँ 50 से ज़्यादा, आई थिंक 50 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के हमारे पास आज चावल हैं इंडिया में, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। अगर आप आम की बात करें तो आप, आई एम श्योर कि हम सभी को आम बहुत पसंद है, तो हापुस आम, केसर आम, लंगड़ा, सिंधूरा, बादाम, ये क्या है? ये अलग अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, विच इज़ डाइवर्सिटी सीन अमंग द सेम स्पीशीज ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस, ठीक है। फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी कि हमें कितनी सारी अलग अलग टाइप की स्पीशीज दिखती है। अगर मैं डॉग की ही बात कर लूँ तो हमारे पास है लैब्राडोर, शित्जू, ग्रेट डेन, पग, एल्सेशियन, ला, अकीटा, इतनी सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी है। यानी कि हमें जो अलग अलग टाइप की स्पीशीज दिखती है वो होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी में भी दो आपके कंपोनेंट्स हैं, एक है स्पीशीज रिचनेस और एक है स्पीशीज अबंडेंस, ठीक है। स्पीशीज रिचनेस,
स्पीशीज रिचनेस यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको कितने 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 ज़्यादा अमाउंट में या कितनी ज़्यादा आपको अलग अलग टाइप के सांप मिलेंगे। सपोज मैं बोल दूं एक जंगल में मुझे कितने अलग 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 टाइप के सांप मिलेंगे, वो होगी स्पीशीज रिचनेस। और इसी का एक फर्दर कंपोनेंट आता है स्पीशीज रिलेटिविटी या स्पीशीज अबंडेंस भी हो सकता है। इसका मतलब कि मुझे एक टाइप के सांप में कितना पॉपुलेशन मिल रहा है। यानी कि अगर अलग से मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक डॉग हाउस है, एक डॉग हाउस में मेरे पास अगर बहुत सारी डॉग्स की ब्रीड्स हैं, शित्जू है, लासाप्सो है, पग है, एल्सेशियन है, गोल्डन रिट्रीवर है, रॉटवाइलर है, ग्रेट डेन है, पूडल है, अकीटा है, सेंट बर्नार्ड है, साइबेरियन हस्की है, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड है। अगर मेरे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी यानी कि वो स्पीशीज रिचनेस हो गई। और मेरे पास शित्जू कितने हुए या ग्रेट डेन कितने हैं या एल्सेशियन कितने हैं, वो हो गई स्पीशीज रिलेटिविटी। तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है। और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि आपको इकोसिस्टम लेवल पे कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इकोसिस्टम या तो नेचुरल हो सकता है, जैसे कि आपका लेक, पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, कोस्ट, आइलैंड, ग्रासलैंड, ये सारे हो गए आपके नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है आपका एक्वेरियम, फार्म, ये हो गए आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम में आपको कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखती है, दैट इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं सेक्रेड ग्रुप्स की। तो सेक्रेड ग्रुप्स हमारे सेक्रेड ग्रुप्स हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं, स्पेशली जो हमारे फॉरेस्ट रिच एरियाज़ हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, वहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स है, सरजुगा और महाराष्ट्र, बस्तर, चंदा बस्तर, ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रिचनेस दिखता है। तो इन सारे रीजन्स में हमें जहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट दिखते हैं वहाँ पर सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब क्या है? सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के रीजन को पूजते हैं। वो मानते हैं कि उनके डेमी गॉड वहाँ पर निवास करते हैं, उनके भगवान का वहाँ पर वास है। और उस फॉरेस्ट को वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं कि उस फॉरेस्ट में ना तो पेड़ काट सकते हैं, ना तो उस फॉरेस्ट के किसी भी जानवर को हम हार्म कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उस फॉरेस्ट को वहाँ के लोग पूजते हैं और उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रुव्स। तो ये आपको गारो खासी जयंतिया हिल्स में मिलेंगे, या आपको बस्तर और चंदा रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश में दिखेंगे, या आपको महाराष्ट्र, सरजुगा, कर्नाटका रीजन्स में दिखेंगे, है ना। तो इंडिया में कम से कम 13,000 सेक्रेड ग्रुव्स हैं। अगर आप लोगों ने कांतारा मूवी देखी है, अगर आप लोगों ने कांतारा मूवी देखी है, नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिए। कांतारा मूवी सेक्रेड ग्रुव्स के ऊपर ही बेस्ड है कि कैसे जंगल को बचाने के लिए भगवान खुद अवतरित होते हैं और इस जंगल को बचाते हैं। सो दैट इज़ द मूवी कांतारा। अब बहुत काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रचलित सिनेमा है ये, तो ज़रूर इसे देखिए, बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगी और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा है वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गारो खासी जयंतिया। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसको भूतकोला बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटका में भी होता है, भूतकोला बोलते हैं। और ये हैं इनके जंगल के भगवान, ये इन्हें भगवान मानते हैं और मानते हैं कि ये इस जंगल की रक्षा करते हैं, राइट। तो क्योंकि ये जंगल की रक्षा करते हैं इसलिए इस कारण से जंगल को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाती है, जंगल के बहुत ज़्यादा संरक्षण किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमारे देश में पहले हमारी दुनिया में इस दुनिया में 25 जो थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन उसके बाद 9 और ऐड किए गए और आज हमारे पास 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए कम से कम वहाँ पर अलग अलग टाइप की प्लांट स्पीशीज़ होनी चाहिए, वहाँ का मैक्सिमम एरिया अंडर थ्रेट होना चाहिए। और इंडिया में हमारे पास 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, इंडो बर्मा, हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। ये हमारे पास जो है वो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, इंडो बर्मा, हिमालयन एंड द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, एंड वहाँ पर
अगर हम इस इंडो बर्मा की बात करें तो वहाँ पर हमें 85 स्पीशीज़ हैं आउट ऑफ द 185 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो इंडिया में मिलती हैं। 1500 प्लांट की स्पीशीज़ हमें वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। हमारे पूरी दुनिया में 50,000 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ है, जिसमें से 1500 तो हमारे देश में है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेंगी 1.5 लाख प्लांट स्पीशीज़, आउट ऑफ विच 50% आर द वर्ल्ड काउंट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड एरियाज होते हैं, जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, कोई भी टाइप के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। तो वेस्टर्न घाट्स हमें मिलते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला में। यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से एंडेंजरमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है। एशियाटिक लायन और वाइल्ड बाइसन वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। उसके बाद काजीरंगा सेंचुरी या मानस सेंचुरी, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है, जहाँ पर आपको मिलेगा वन हॉर्न राइनोसरस एंड आपको मिलेगा टाइगर। सुंदरबंस में आपको मिलेंगे बंगाल टाइगर, अगेन बंगाल की शान, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, चलिए एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसे स्पीशीज हैं जिनको अगर हमने नहीं बचाया अभी तो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लायन टेल्ड मंकी एंड द लेसर फ्लोरिकन, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है कि अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे। और जैसे हम लोगों को डायनासोर सिर्फ किताबों में या मूवीज में देखने को मिलते हैं, आने वाली पीढ़ियां इन सारे जानवरों को सिर्फ और सिर्फ किताबों और पिक्चरों में ही देख पाएगी, क्योंकि अगर हमने इन जीव जंतुओं के लिए कुछ नहीं किया तो जल्दी ये भी धरती से खत्म हो जाएंगे। रेयर स्पीशीज हैं जिनका नंबर कम होता जा रहा है, जैसे कि रेड पैंडा एंड द मस्ट डियर। वल्नरेबल स्पीशीज है कि अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो एंडेंजर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि लायन और टाइगर। इंटरमीडिएट स्पीशीज हैं, ये एंडेंजर्ड लगते हैं और इनके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, जैसे कि जायंट स्क्विरल। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 22 मई इज द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रिपेयर्स द रेड डेटा लिस्ट एवरी ईयर, जिसमें सारे दुनिया में जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पहले एंडेंजर्ड थे लेकिन अब उनका पॉपुलेशन बढ़ के वो सेफ हो गया है, उनको हम ग्रीन पेजेस में डालते हैं, और जो एंडेंजर्ड है उनको हम पिंक पेजेस में डालेंगे इन द रेड डेटा लिस्ट। आप रेड डेटा लिस्ट को जाके ऑनलाइन भी देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ी से क्विज खेल लेंगे, है ना, जरूर हम थोड़ी सी अब क्विज क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट। क्विज क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला, मानस सेंचुरी कहाँ है? तो मानस सेंचुरी मैंने आपको बताया कि ये जो मानस सेंचुरी है ये वन हॉर्न राइनोसरस की है। तो वन हॉर्न राइनोसरस हमें काजीरंगा में भी मिलता है, और वन हॉर्न राइनोसरस जो है वो हमें मानस सेंचुरी यानी कि आपको मिलेगा आपके आसाम में। मुझे आपको सारे जो आपका स्कोर है, टेल me your score in comment section। ठीक है, आपका जो क्विज का स्कोर है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगला, लायन एंड टाइगर आर एन एग्जाम्पल ऑफ। लायन एंड टाइगर क्या है? लायन एंड टाइगर को अगर हमने नहीं बचाया तो वो बन जाएंगे एंडेंजर्ड, लेकिन वो है अभी फिलहाल वल्नरेबल। बायोडाइवर्सिटी डे इज द 22nd of May। Number of different species present in an ecosystem and the relative abundance of each of those species is species richness। species richness, तो दूसरा होगा species abundance, मैंने सही बोला था पहले भी। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज द स्पीशीज रिचनेस, और ये जो है ये स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज अबंडेंस है, तो इसका आंसर होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये दोनों मिला के, रिचनेस और अबंडेंस मिलके बनाता है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट दैट। आपका स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल, which of the following statement with respect to National Green Tribunal is incorrect? It was established under the Green Tribunal Act of 2010. It consists of full-time chairperson, judicial members and expert members. It has original
jurisdiction on matters of substantial question relating to environment, none of the above. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? सोच समझ के जवाब दीजिए, चलिए सोचिए, क्विक 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 फेवी क्विक, सोच समझ के जवाब दीजिए. चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. The answer is none of the above. इसका आंसर होगा none of the above. ठीक है, चलिए अगला सवाल. डैश कंटेन्स द नेम ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. ऐसी कौन सी लिस्ट है जहां पर आपको अलग अलग कंट्रीज के एंडेंजर्ड लिस्ट, एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट मिलेगी? पिंक लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, रेड लिस्ट, ब्लू लिस्ट. चलिए सोच समझ के जवाब दीजिए, क्विक 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 फेवी क्विक. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द IUCN, इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. जवाब होगा इसका द रेड लिस्ट. और ये हर साल प्रिपेयर होती है, और जो एंडेंजर्ड है उनको हम लिखते हैं पिंक पेपर्स पे. जो एंडेंजर्ड होती है वो होती है पिंक पेजेस पे, और जो पहले एंडेंजर्ड थे और अब नहीं रहे एंडेंजर्ड उनको हम लिखते हैं ग्रीन पेजेस पे. ठीक है, और ये दोनों मिलके होता है आपका रेड लिस्ट. समझ आया? याद रखना है ये सब कुछ, मैं भी आपके साथ ये सब कुछ अभी पढ़ रहा हूं, ये सभी पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, करेक्ट है. चलिए अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सभी ने. आगे बढ़ते हैं. मैन मेड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो इनमें से कौन से मैन मेड फैक्टर्स हैं जिनसे पर्यावरण पे असर पड़ता है? तो सारे मैन मेड हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मैन मेड नहीं है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस, पोचिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, या सडन चेंज इन वेदर. इनमें से कौन सा मैन मेड फैक्टर नहीं है? इजी पीजी जापानीजी. चलिए क्विक 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 फेवी क्विक. जवाब होगा इसका सडन चेंज इन द वेदर. ठीक है, सडन चेंज इन द वेदर. UNEP, यूनाइटेड नेशन इकोसिस्टम एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल या एंडेंजर्ड प्रोग्राम. व्हाट डज UNEP स्टैंड फॉर? व्हाट डज UNEP स्टैंड फॉर? इट इज द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस तो सही है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज UNEP. चलिए अगला सवाल, अगले सवाल की ओर चलते हैं अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गैसियस साइकिल. तो आपको मैंने बताया था कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, एक मिनट,
तो इसका सही जवाब होगा सल्फर। इसका सही जवाब होगा सल्फर। चलिए अगला सवाल, which of the following are environmental friendly practices? Carrying a cloth bag to purchase while shopping, switching off unnecessary light and fans, walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter, or all of the above? इनमें से कौन सी अच्छी आदतें हैं पर्यावरण रक्षण की ओर? कौन सी अच्छी आदतें हैं जो गुड बॉय और गुड गर्ल्स फॉलो करते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? चलिए क्विक 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 फेविक्विक। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. So all of the above are good habits. चलिए तो मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने किया इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, एंड हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मंडे से। याद रखिए आपके जो 10th के क्लासेस हैं, सो दोबारा एक बार मैं आपको टाइम टेबल बता दूं, तो जो आपके 10th स्टैंडर्ड के क्लासेस हैं ये होते हैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एट 6 PM। ठीक है, ये आपके बायोलॉजी के 10th का टाइम टेबल है। दिस इज 10th साइंस 2। ठीक है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 6 PM। हमने सबसे पहले शुरू किया बायोजियोकेमिकल साइकिल के साथ साथ। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? ये साइक्लिक कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन लाइफ, अर्थ एंड द केमिकल्स, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक। ये होती है गैसियस साइकिल जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, एंड सेडिमेंट्री जैसे कि आपका फॉस्फोरस, रॉक साइकिल, सल्फर साइकिल एक्सेट्रा। बायोजियोकेमिकल साइकिल से हमें ये पता चलता है कि हमारे इस एनवायरनमेंट में एनर्जी कैसे यूज़ हो रही है, कहाँ यूज़ हो रही है और कैसे रिसाइकल हो रही है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों नैसर्गिक और मानवीय कारणों की वजह से पर्यावरण की धज्जियाँ उड़ रही हैं, लेकिन उसे बचाना हमारे हाथ में है। क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बताया कि मैंने आपको नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल रीजंस बताए, लेकिन उसके ही साथ साथ क्या आपको नहीं लगता कि हमारा पर्यावरण खुद चीख चीख कर बोल रहा है कि सेव मी? तो इसलिए कारण तो मैंने आपको लॉजिकली भी 3 बता दिए, प्रॉफिट वाइज भी 3 बता दिए, लेकिन उसके अलावा बेसिक है ये कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। नेचुरल एंड मैनमेड फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट, उसमें से हमारे पास है पोल्यूशन, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, इरोजन, फ्लड्स, सुनामीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, पोचिंग, ये सारे कारणों की वजह से भी जो पर्यावरण है उस पर असर हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ आर एथिकल कमिटमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लाइन है जो यहाँ पर समरी में लिखी है कि इट इज़ आर एथिकल कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज सच, एज ए ह्यूमन बीइंग हु लिव्स ऑन द अर्थ, इट इज़ आर ऑब्लिगेशन टू एंश्योर दैट इट इज सिक्योर। हमें अपने ही भले के लिए उसे बचाना बहुत ज़रूरी है ना। वसुधैव कुटुंबकम मैंने आपको बताया कि हमारी ही धरती है, हमारा ही घर है, हमारी ही सड़क है, हमारा ही मोहल्ला है, हमारा ही शहर है, हमारा ही राष्ट्र है, हमारा ही देश है, और ये हमारी ही धरती है। आज मानव ने ही इस धरती को देशों में, प्रांतों में, राज्यों में जात पात धर्म के नाम पर बांटा है, लेकिन है तो हम सभी इंसान, है तो हम सभी इसी धरती के बच्चे, और है ये हमारी ही धरती माँ, राइट। तो वसुधैव कुटुंबकम, इस धरती पर रहने वाला हर एक जीव जंतु, हर एक चीज मेरे परिवार का एक हिस्सा है। इसी विचार को आगे लेकर हम जाएंगे, राइट। चलिए, उसी के साथ साथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस बना के रखें। इसके लिए हमारे देश में कई सारे कानून हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ 2010, और फिर हमने देखा जैव विविधता के बारे में, यानी कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमें मिलने वाली जो जैव विविधता है, अलग अलग टाइप के जीव जंतु हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। उसके साथ हमने ये भी देखा कि बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल्स पे होती है। जेनेटिक, जैसे अलग अलग टाइप के आम। स्पीशीज में हमने देखा स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज अबंडेंस, एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जो इकोलॉजिकल लेवल पे हमें दिखाई देती है।
उसके बाद हमने देखा कांतारा मूवी यानी कि सेक्रेड ग्रूव्स जो हमें गारो खासी जैंतिया हिल्स में मिलते हैं मेघालय के। उसके अलावा हमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, सरजुगा जैसे बस्तर, चंदा जैसी जगहों पर भी मिलते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संरक्षण किया जाता है पर्यावरण का और जंगलों का। उसके बाद फिर हमने एंडेंजर्ड रीजन्स देखे, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ देखें, रेयर स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़, इंटरमीडिएट स्पीशीज़, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये सारी स्पीशीज़ के बारे में स्टडी किया। हमने IUCN रेड डेटा लिस्ट के बारे में स्टडी किया कि कैसे वो हर साल पब्लिश होती है और कैसे उससे हमें इतना सारा डेटा भी मिलता है। ठीक है, तो that was environmental management part 2 and part 3. I hope you guys enjoyed watching the session, guys, and if you did, do let me know your score of the quiz in the comment section below. Also, guys, do not forget to give this video a big fat thumbs up. Do share this video with everybody whom you know and subscribe to the channel because it is absolutely free of cost. And I'll be seeing you on Monday with brand new chapter of your grade 10. And remember, guys, Friday को होने वाली है full on मस्ती। आस्क मी एनीथिंग, फन्स, रिडल्स, हैंगमैन, क्रॉसवर्ड्स और बहुत कुछ। 5 घंटे का धमाकेदार बायोलॉजी मैराथन जहाँ पर होने वाली है फुल ऑन मस्ती। तो मेक श्योर सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक नॉन स्टॉप मस्ती चालू रहेगी। कभी भी आइए, खूब मजे कीजिए, सवाल पूछिए, जवाब भी लीजिए और अपना बढ़िया संडे मेरे साथ मनाइए। तो आई सी यू ऑन द 30th of July at Unacademy Maharashtra Board Scholars from 11 AM to 4 PM live. See you there. Take care. Lots of love. Bye bye. Take care.